हेलो बच्चों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस में। आइए आज हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो एकदम एग्जाम में आते हैं, अर्थात ये एग्जाम लेवल से क्वेश्चन आंसर है। और अभी तक जितने जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्रैश कोर्स को खरीद लीजिए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9504 76 81 69। इस नंबर पे पीडीएफ के लिए संपर्क करें। तो आइए चैप्टर 1 का पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सजीवों में जनन। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर है सजीवों में जनन, जिसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है विपुंसन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, तो हमने जब चैप्टर पढ़ा है तब चैप्टर पढ़ाने समय क्लास में बताया है विपुंसन क्या होता है। और इसमें देखिए विपुंसन क्या होता है, तो विपुंसन एक प्रक्रिया है और ये द्विलिंगी पुष्पों में किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ द्विलिंगी पुष्प क्या है, तो आइए विपुंसन की प्रक्रिया कैसे पुष्पों में होता है, तो द्विलिंगी पुष्पों में होता है। अब द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं कि वैसे पुष्प जिसमें नर भाग तथा मादा भाग दोनों उपस्थित होता है और उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तब वहां क्या किया जाता है कि जो पुष्प होता है द्विलिंगी, उसमें से जो नर भाग होता है उसको चिमटे की मदद से हटा दिया जाता है ताकि वहां स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो। और उसमें बटर पेपर के द्वारा उस पुष्प को ढक दिया जाता है और अनुकूल समय पे क्या किया जाता है, परागण को अपने इच्छा अनुसार, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो अपने इच्छा अनुसार उसमें परागण को छिड़का जाता है और इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। तो आइए देखते हैं, और इसी प्रक्रिया को विपुंसन कहा जाता है। तो देखिए, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काट कर अलग कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें जैसे ही पुष्प आता है कली अवस्था में, तब उसमें से जो परागकोश होता है उसको काटकर अलग कर दिया जाता है। अब ये काटने की प्रक्रिया किसी भी माध्यम से किया जाता है, असमानतः चिमटे की सहायता ली जाती है। अब इसमें क्या होता है, और इसी क्रिया को विपुंसन कही जाती है। अब देखिए, यह एक कृत्रिम परागकण का एक तकनीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, कृत्रिम रूप से की जाती है। इसका प्रयोग जो होता है पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधे की अच्छा नस्ल बनाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया को अपनाकर पौधे के अच्छे नस्ल को प्राप्त किया जाता है और इससे आर्थिक महत्व होता है। तो इस प्रकार से हमने विपुंसन को पढ़ा। तो विपुंसन क्या होता है, तो देख लीजिए, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग कर दिया जाता है और ये अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। और यह एक कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग जो होता है पादप प्रजनन द्वारा आर्थिक महत्व के पौधे की अच्छी नस्ल के बनाने में की जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुकुलन क्या है और इसके दो उपयुक्त उदाहरण दे। तो देखिए मुकुलन क्या है, मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। और इसमें क्या होता है कि कोई जीव होते हैं और प्रत्येक जीव जो होते हैं उसमें एक प्रवर्ध उत्पन्न होता है। उस प्रवर्ध को कली या मुकुल कहा जाता है। और वही मुकुल जो होता है, पहले तो वो मादा से जुड़ा होता है, अपने मतलब अपने मातृ जो होते हैं मातृ जीव, उनसे जुड़ा होता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद अलग हो जाता है और परिपक्व होकर नए जीवों का रूप ले लेता है। इस प्रकार से इसमें जनन की क्रिया होती है। तो आइए देखिए, मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीवों के शरीर पे छोटे से प्रवर्ध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रवर्ध को जिसे कली या मुकुल कहा जाता है कहते हैं। और यह शुरू में
निकायों से जुड़ा होता है, पर बाद में ये अलग होकर परिपक्व होकर नए जीवों का रूप ले लेता है, रूप में विकसित हो जाता है। और उदाहरण इसका देखा जाए तो ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए इस प्रकार से मुकुलन हो जाने की, मुकुलन क्या होता है, तो इसमें जो मुकुलन जो होता है एक अलैंगिक जनन की विधियां होती है, और इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं उसके शरीर में छोटे से प्रवर्ध आ जाते हैं, और ये प्रवर्ध जो होते हैं समय के साथ साथ विकसित होता है और ये परिपक्व होकर अलग हो जाता है और नए जीवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पॉलीकार्पिक पौधे को परिभाषित करें। तो अब देखिए ये पॉलीकार्पिक पौधे क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प जो होता है प्रत्येक वर्ष जो होता है समय अंतराल होता है, और उनमें पुष्पों की संख्या जो होती है एक से अधिक होती है। जो पुष्प की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। अब देखिए ऐसे पुष्प बहुवार्षिकीय होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पॉलीकार्पिक क्या होता है। तो देखिए ऐसे पुष्प जो बहुवार्षिकीय होते हैं तथा इसमें पुष्पीकरण जो होता है प्रत्येक वर्ष एक अंतराल पर होता है। ऐसे पौधे पुष्पीकरण तथा फलीकरण के पश्चात मरते नहीं है। तो देखिए पॉलीकार्पिक पौधे की एक विशेषता है कि जो पुष्प होते हैं या पौधे वो पौधे जो होते हैं पुष्पीकरण तथा फलीकरण के पश्चात वो मरते नहीं हैं। और इसके कुछ उपयुक्त उदाहरण है, जैसे देखिए सेब, आम, संतरा इत्यादि पॉलीकार्पी होते हैं, और इसी के अपोजिट एक मोनोकार्पी होता है। तो मोनोकार्पी में क्या होता है कि वो वैसे पौधे होते हैं जिसके पूरे जीवन काल में एक बार एक पुष्प होते हैं, और वो पुष्प तथा फलीकरण के बाद वो पौधे जो होते हैं उसका नष्ट हो जाता है, अर्थात वो पौधे मर जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े पॉलीकार्पिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके उपयुक्त उदाहरण दे। तो देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, तो कायिक प्रवर्धन जो होता है एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, और इसके निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेता है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन जो होता है उसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी इसका निर्माण होता है वो एक जनक के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत जो है पादपों का क्रमिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा अलग अलग विधियों को प्रयोग कर संतति का निर्माण किया जाता है। तो देखिए कायिक जनन में क्या होता है कि पौधे के कोई भी भाग ले लेते हैं, जैसे जड़ हुआ, पत्ती हुआ, तना हुआ और इत्यादि भागों को लेकर और अलग अलग विधियों को अपनाकर नए नए पौधों को निर्माण किया जाता है। इसके उपयुक्त उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ ऊपरी भूअस्तरी कंद। इसी प्रकार से यहाँ कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री कोशिका क्या है, मानव, मक्खी, धान तथा प्याज की अर्धसूत्री कोशिका तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका क्या होता है। तो आइए इसका जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका क्या होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका वैसी कोशिका को कहते हैं या वैसी कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभेदित होकर युग्मकों का निर्माण करता है। तो आइए देखिए अर्धसूत्री कोशिका क्या होता है। तो वैसी कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभेदित होकर यहाँ युग्मक का निर्माण करता है। और अर्धसूत्री कोशिका
द्विगुणित होता है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो अर्धसूत्री कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है तथा साथ में जो युग्मक होता है वो अगुणित होता है। तो देखिए यहाँ बताया गया है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो अर्धसूत्री कोशिका होती है वो किस प्रकार से होती है, गुणित, अगुणित, द्विगुणित, इस प्रकार से। तब आपको वहां आंसर होगा कि द्विगुणित होती है। साथ में आप देख लीजिए कि जो युग्मक होता है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि युग्मक होता है द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, तब आपका आंसर वहां अगुणित होगा। इस प्रकार से देखिए कुछ जीवों में अर्धसूत्री कोशिका के गुणसूत्र तथा गुणसूत्र की संख्या को जानते हैं। देखिए यहाँ जीवों का नाम, संख्या, और यहाँ अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाया गया है, और यहाँ जो है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या है। तो देखिए यहाँ कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या है और यहाँ युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या है। देखिए ये है मनुष्य। तो मनुष्य में देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जबकि युग्मकों में 23 होते हैं। वो 23 जोड़े में होते हैं। यहाँ देखिए जो युग्मक है वो वहां गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े में है। अब नेक्स्ट है मक्खी। तो देखिए मक्खी में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है, लेकिन युग्मकों में 6 होती है। नेक्स्ट है धान। धान में गुणसूत्र की संख्या कोशिका में 24 और युग्मकों में 12। प्याज में देखिए कोशिकाओं में 32, युग्मकों में 16। इस प्रकार से यहाँ गुणसूत्र की संख्या अलग अलग जीवों में बताया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक संलयन को परिभाषित करें और इसके उपयुक्त उदाहरण दें। तो देखिए युग्मक संलयन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि युग्मन का संलयन होता है। तो देखिए युग्मकों के संलयन जो है अलैंगिक जनन का महत्वपूर्ण घटना है। ये जो युग्मक संलयन है एक अलैंगिक जनन की महत्वपूर्ण घटना होती है, और इसमें क्या होता है कि 2 युग्मन का संलयन होता है, और इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहा जाता है। युग्मक संलयन में 2 गैमेट्स के जो केंद्रक होता है वो आपस में युग्मन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ युग्मक संलयन में क्या होता है। तो युग्मक संलयन में यहाँ देखा गया है कि जो गैमेट्स होते हैं, जो 2 गैमेट्स होते हैं उसके जो केंद्रक होता है वो आपस में युग्मन करते हैं, और युग्मन करके उसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मन संलयन कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अनिषेक जनन क्या है। कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अनिषेक जनन क्या होता है। तो देखिए अनिषेक जनन क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अनिषेक जनन क्या होता है। तो सामान्यतः जो होता है निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया होने से पहले अंडे का निर्माण होता है, लेकिन ये एक ऐसी निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें यह एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अंडे के निर्माण हुए बिना ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आइए देखते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अंडे के निर्माण हुए बिना निषेचन की क्रिया होती है उसे असंग जनन कहते हैं। अब ये बहुत से जीवों में, जैसे देखिए मधुमक्खी, एफिड्स,
कुछ रसियन छिपकली जैसे लेसरट, सैक्सिकोला इत्यादि में अनिषेक जनन देखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त तथा ऋतुस्राव चक्र में अंतर करें और इसके उचित उदाहरण दे। तो देखिए आवर्त चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। तो सामान्यतः जो नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारी होती है उसमें आवर्त चक्र होता है और इस आवर्त चक्र को मध्य चक्र भी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन और उसमें होता क्या है, तो देखिए यहाँ पहले नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। जैसे गाय, कुत्ते, हिरन, चूहा इत्यादि में मध्य चक्र पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि मादा के जो अंडाशय एवं जनन वाहिका जो होता है वो चक्रीय या हार्मोनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है उसमें अंडाशय या जनक वाहिनी जो होता है उसमें चक्रीय परिवर्तन होता है और वो हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक परिवर्तन होता है ताकि वो नर के साथ संभोग कर सके। और इसी प्रकार से प्राइमेट मादा स्तनधारियों में भी चक्र पाया जाता है, उस चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। जैसे मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला इन सब में ऋतुस्राव चक्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य निषेचन क्या है, इसकी हानि क्या है। तो देखिए बाह्य निषेचन क्या है, तो सामान्यतः कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो देखिए जब किसी जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अतः इससे सफल बनने के लिए नर तथा मादा युग्मकों की बड़ी संख्या में उत्पन्न करना पड़ता है। तो देखिए और होता क्या है कि जो बाह्य निषेचन होता है उसमें सफल होने के लिए इसमें जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं उसकी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक होता है, क्योंकि बाह्य निषेचन से जो उत्पन्न संतति होता है उनको शिकारियों के द्वारा खतरा होने का संभावना होती है। इसीलिए यहाँ जो नर तथा मादा युग्मक होता है उसकी बड़ी संख्या में उत्पन्न होने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए जो संतति होते हैं बाह्य वातावरण में विसर्जित हो जाते हैं, विसर्जित होते रहते हैं और उनकी संतानों को शिकारियों के द्वारा खतरा बना रहता है, जिससे इनकी उत्तरजीवित पर खतरा बना रहता है। तो आइए यहाँ हमने देखे कि बाह्य निषेचन क्या है। तो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो जीवों के शरीर के बाहर होती है वो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन इसकी हानि किस प्रकार से होता है, तो इसकी हानि इस प्रकार से होता है कि जो भी संतति होते हैं, जीवों की जो संतान होते हैं उनको शिकारियों के द्वारा खतरा बना रहता है और इस प्रकार से इनकी हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं। तो आइए जीवन अवधि को जानते हैं। तो प्रत्येक जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जितनी अवधि होती है उस अवधि को ही उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। तो देखिए जीवन अवधि क्या होता है कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं और जीवन अवधि को जीवन काल भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए जितने भी जीव होते हैं
उन सबका जीवन काल अलग अलग होते हैं। अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे में देखिए कि और ये जीवन काल जो होता है कुछ मिनट से लेकर कई हजारों वर्षों तक होता है। जैसे देखिए यहाँ मेफ्लाई एक जीव है जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है। तो आप देखिए यहाँ मेफ्लाई एक जीव है जिसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 दिन का होता है। वहीं देखिए तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह तक का होता है। जो तितली होता है वो एक से 2 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, अर्थात उसकी जीवन अवधि जो होती है 1 से 2 सप्ताह तक की होती है। अब यहाँ देखिए धान का पौधा, जो धान का पौधा होता है उसका जीवन काल 3 से 4 माह का होता है। केले के पौधे का जीवन काल देखते हैं वो 25 वर्ष तक जीवित रहता है, उसका जीवन काल जो होता है 25 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट है बरगद का जीवन काल, तो बरगद का जीवन काल 200 वर्ष तक होता है। वहीं पीपल का जीवन काल देखिए 2000 से 3000, पीपल का जो जीवन काल होता है 2000 से 3000 हो सकता है, साल तक होता है। नेक्स्ट है सिकोया, तो देखिए सिकोया एक पौधा है और इसका जीवन काल 3000 से 4000 सालों तक होता है। तो जितने भी जीव होते हैं उन सब का जीवन काल अलग अलग होता है, जिसमें हमने देखा कि एक में फ्लाई होता है जिसका जीवन काल 1 दिन का होता है, वहीं एक तितली का 1 से 2 सप्ताह तक जीवन काल होता है, और धान के पौधे को 3 से 4 माह तक, केले के पौधे 25 वर्ष तक जीवन काल होता है, वहीं बरगद के पौधे को 2 वर्षों तक होता है। पीपल के पौधों को हमने देखे 2000 से 3000 साल तक जीवन काल होता है। लेकिन जो सिकोया होता है वो एक पौधा है और इसका जीवन काल अभी तक हमने देखे सबसे ज्यादा है, 3000 से 4000 साल तक होता है। इस प्रकार से अलग अलग जीवों का जीवन काल भी अलग अलग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनन क्या है? लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जनन क्या है, तो जनन प्रत्येक जीवों में जनन वह क्षमता होती है जिसे वे अपने समान किंतु छोटे से जीवों को जन्म देते हैं और उनके संतति में आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, और इस प्रकार से प्रत्येक जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो देखिए जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे अपने समान किंतु छोटे से जीवों को जन्म देता है, और इसके द्वारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ का सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, और इस प्रकार जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वह विधि जिसमें दो युग्म, इसमें क्या है, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, और जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान होते हैं उनमें आनुवांशिक गुण में कुछ भिन्नता होती है, और ये अलैंगिक जनन की विपरीत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोत्भज में अंतर करें। तो देखिए युग्मक जनन क्या होता है? तो युग्मक जनन में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो देखिए युग्मक जनन में क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन युग्मनज से भ्रूण विकास के प्रक्रिया को भ्रूणोत्भज कहलाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि युग्मनज से लेकर भ्रूण को विकास की
जो प्रक्रिया होती है उसको भ्रूणोद्भज कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे युग्मनक जनन एवं भ्रूणोद्भज में अंतर। तो युग्मनक जनन क्या होता है, तो नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मनक जनन कहते हैं, लेकिन युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भज कहा जाता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को एक पूंजी या क्लोन क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होता है उसको एक पूंजी या क्लोन क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होता है उसमें जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं और इसमें युग्मकों का मिश्रण नहीं होता है। जबकि हमने बताया कि लैंगिक जनन में युग्मकों का मिश्रण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतति होता है उसमें कोई युग्मकों का मिश्रण नहीं होता है और इस कारण से उत्पन्न जो संतति होता है उसको एक पूंजी या क्लोन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम के कोनिडिया का स्वच्छ चित्र बनाएं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन बताया है कि पेनिसिलियम की कोनिडिया का चित्र बनाएं। तो देखिए ये एक पेनिसिलियम की कोनिडिया का स्वच्छ चित्र होता है और ये जो होता है पेनिसिलियम वो अंगुली नुमा संरचना होता है और उसमें जो ये गोलाकार संरचना है इसी को कोनिडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग को परिभाषित करें। तो देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग एक ऐसी तकनीक है जो दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक तकनीक है और इसमें क्या होता है दो भागों का आपस में जुड़ाव होता है। इसमें दो अलग अलग पौधे के भाग को लेकर आपस में कलम बांधकर मिलाया जाता है और जिससे एक नए पौधे बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें क्या होता है पौधे के दो अलग अलग पौधे के दो भाग को लेंगे और उसको आपस में मिला देंगे, बांध देंगे और बांधने के बाद क्या होगा यहाँ कलम बांध देंगे। उसके बाद क्या होगा कि एक नए पौधे बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ्टिंग जो प्रक्रिया जो विधि होती है उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही और लास्ट तक जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।